दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसको आयुष्मान भारत कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बजट में वित्त मंत्री इसकी घोषणा शुरू कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेपी नड्डा साहब मौजूद है, जो कि देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। नड्डा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। मुझे बताइए कि ये गेम चेंजर है, सरकार ने इसकी भनक भी नहीं लगने दी और इतनी बड़ी योजना अनाउंस कर दी। देखिए, इसकी तैयारी बहुत पहले से रही है, बहुत डिटेल में इसकी बातचीत हुई है। सबसे पहले तो मैं कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक मानता हूं और बहुत बुलंद इरादों के साथ और बहुत हिम्मत वाला फैसला इस बजट में दिखा है। और वो स्वास्थ्य के जगत में तो बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि वह एक देश की तस्वीर बदलने में काम आएगा और देश की तस्वीर बदलेगी, ऐसा एक नमो केयर को आगे बढ़ाया गया। अच्छा, ये तय हो गया कि नमो केयर इसका नाम रखा जाए? नहीं, ये लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि वैसे ये आयुष्मान भारत के रूप में माना गया है, लेकिन सभी इसको नमो केयर के रूप में देख रहे हैं। उनकी वो बड़े संवेदनशील रहे इस विषय पर कि गरीब परिवार बिखर जाता है, मुसीबत में आ जाता है अगर उसको कोई इलाज कराना पड़े और उसको बीमारी हो जाए तो। और इसलिए वो कटिबद्ध थे कि हम कोई न कोई इस तरह की स्कीम लेकर के आए जिसमें गरीब व्यक्ति की तस्वीर बदले, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो खुशहाल हो और वो स्वस्थ रहे, इसकी चिंता की जाए। तो इसी बात को मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से बारीकियों से वर्कआउट करके इसको बजट में अमली जामा पहनाया है। अध्यक्ष जी का, पार्टी के अध्यक्ष जी अमित शाह जी का बड़ा आग्रह रहा है और उसके कारण इसमें हमें सफलता मिली है। हम सब लोग बहुत लंबे समय से इस पर वर्कआउट कर रहे थे, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि यह स्कीम फुल फ्लेजेड तैयार है और 5 लाख का कवरेज प्रति माह, प्रति साल, प्रति फैमिली, जो कि लगभग 10 करोड़ परिवार होंगे और लगभग 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो उसकी डिटेल्स वर्कआउट की हैं। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के तहत लगभग जो ये संख्या आती है ओवर 10 करोड़ है, उसको हम लोग इस कवरेज के तहत लेंगे और उनको हम कैशलेस और पेपरलेस के तहत उनको हम ये इलाज देंगे। पूरा पेपरलेस होगा? पूरा पेपरलेस, मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड। आप रिपोर्ट कहीं पे कैसे सारा कुछ जो हमारी आजकल जो नई मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, तो हम उसको आप एक रिपोर्ट कहीं पे भी लोड कर, कैशलेस और पेपरलेस बनाया है और उसमें व्यक्ति को लाभ मिले, इसकी चिंता की गई है। और मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि एक एक स्टेप से चलते हैं लोगों को समझाने के लिए। पहली स्टेप ये है कि ये योजना सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर आधारित होगी, तो बीपीएल और एपीएल दोनों लोगों को दी जाएगी? देखिए, बीपीएल तो सारे आते ही हैं, लेकिन बीपीएल से अलग भी सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में वल्नरेबल सोसाइटी को भी जोड़ा है, जो बीपीएल में नहीं है लेकिन वल्नरेबल है और डिप्राइव्ड है। उसके कुछ 6 आधार बने हैं। उस 6 आधार पर कि जिसके पास ये सब चीजें नहीं है वो उसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो पूरी एपीएल तो नहीं आती, लेकिन एक बड़ा भारी सेक्शन इसमें कवर होता है, तभी ये आधी आबादी इसमें कवर 50 करोड़। जी, 50 करोड़। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि इसके लिए बजट का प्रावधान तो किया नहीं गया है। अगर इतनी बड़ी स्कीम आपने सोची होगी तो कहीं ना कहीं बजट तो दिमाग में रखा होगा। बिल्कुल, कैसे आए? बिल्कुल, देखिए, आपने ध्यान में लिया ही होगा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सेस 1% बढ़ाएंगे और उसमें एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ कंपोनेंट को जोड़ेंगे, तो हेल्थ जोड़ लिया गया है। दूसरी बात यह है कि बजट की चिंता, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहा हूं कि जो भी हेल्थ के लिए मांगा गया है। देखिए, एक समय था जब यूपीए की सरकार थी तो हम सुनते थे हेल्थ पे इतना स्लैश हुआ और आज क्या खराब हो गया, एलोकेट हुआ लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हुआ और वो वापस ले लिया गया। अच्छा, हाँ, वापस ले लिया गया। ये जैसे मान लीजिए कि इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 30,000 करोड़ होगा, तो फिर स्लैश 7,000 करोड़ का हो गया। तो बजट में तो बहुत अच्छा दिखा, लेकिन बाद में
वो मुड़ करके तो नीचे आ गया, काम नहीं हुआ। अब क्या है, अब की स्थिति ऐसी है कि बजट में तो एनहांसमेंट होता ही है। पिछली बार 27.7% का हुआ, इस बार 11.5% का हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ 8%, 9% और बढ़ जाता है। तो हमको जब भी कोई फंड की जरूरत पड़ी है, देखिए हमने प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना शुरू की, उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं था, वो बजट में गया भी नहीं, लेकिन उसके लिए 900 करोड़ रुपए सालाना हमने प्रावधान किया और हमको उसके लिए बजट मिला। उसी तरीके से फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार जिला अस्पताल तक 700 दवाइयां मुफ्त और डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी मुफ्त दे रही है। और अगर वो फैसिलिटी वो हॉस्पिटल में नहीं प्रदान कर सकते हैं तो बाहर भी अगर करा करके आएंगे तो उसका पैसा भी भारत सरकार देने को तैयार। मतलब प्राइवेट इलाज का पैसा भी 5 लाख, इलाज नहीं, डायग्नोस्टिक के लिए देने के लिए तैयार है। और उनकी दवाई की देखरेख के लिए कौन सी दवाई किस हॉस्पिटल में कितनी पड़ी हुई है, इसका सॉफ्टवेयर उनको भी दिया है और उसका सॉफ्टवेयर हम भी मेंटेन कर रहे हैं। यानी हम उनको इस लेवल तक सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मशीनें अगर काम नहीं कर रही हैं तो उनको भी हम एनुअल कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस के लिए पैसा दे रहे हैं। तो हम हर दृष्टि से फाइनेंस हैज नॉट बीन द प्रॉब्लम। इसमें भी हम जो रोल आउट करेंगे, वो जैसे रोल आउट करेंगे उसी तरीके से उसके फाइनेंस की व्यवस्था है और की जाएगी। फाइनेंस की व्यवस्था आपने बताई, लेकिन मुझे ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो सुविधा ही नहीं है, सुविधा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो ऑपरेशन थिएटर नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका कोई रोड? देखिए, अपने आप जिस दिन 5 लाख रुपए के साथ हेल्थ कवरेज के साथ जब चीज जाती है तो उस सारी चीजों को चेंज करती है। जब कैश पहुंचता है तो आप देखिएगा कि एक बड़ा भारी परिवर्तन आएगा। और हमने इसको सिर्फ सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं रखा है, प्राइवेट स्ट्रैटेजिक प्राइवेट एंगेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक प्राइवेट एंगेजमेंट के लिए हम तैयार हैं। तो इसमें भी व्यवस्था की गई है कि जो हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होंगे, जो होंगे सीजीएचएस वाले या और भी हम बढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इतने बड़े एम्बिट को जब हम कवर करेंगे तो सिर्फ उसमें नहीं आ सकते हैं। और आप देखिएगा बहुत से लोग इसमें नए आएंगे, जुड़ेंगे, बोलेंगे कि हमको भी शामिल करना। हाँ, इस हेल्थ केयर प्रोग्राम, जी, इस हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये भी होगा और साथ में हेल्थ केयर देने के वाले भी की भी संख्या बढ़ेगी। तो हम स्ट्रैटेजिक प्राइवेट एंगेजमेंट भी करेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को इलाज के लिए वंचित न होना पड़े और उसकी व्यवस्था करना आर्थिक दृष्टि से हम करें और उसको खुशहाल रखें। इस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को हम पूरा करेंगे। अब सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि इसमें लीकेज भी हो सकता है। जैसे आपने किसी को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसने 3 लोगों का फर्जी इलाज दिखाया और 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से वसूल लिया, तो इसको रोकने की भी कोई व्यवस्था की? सारी चेक्स एंड बैलेंसेस, सारे सेफ गार्ड्स हम डेवलप कर रहे हैं। और हम ये भी कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहने वाला है। इंप्रूवमेंट हम करते चले जाएंगे। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इवॉल्विंग। जैसे मान लीजिए हमने सारे सेफ गार्ड्स लगा दिए, फिर भी ध्यान में आता है कि कोई नया सिस्टम है जहां गड़बड़ हो सकती है, हम उसको ठीक करेंगे और उसको हम लीकेज प्रूफ करेंगे। वो लीकेज ना हो इसकी हम चिंता करेंगे। क्या इंश्योरेंस के लिए कोई नई अथॉरिटी बनाई जाएगी क्या? बहुत सी चीजें मैं एक साथ ही दीपक जी उसको आपको रोल आउट करूंगा, लेकिन उसमें हम बहुत ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं। बहुत मॉडल्स हैं, कई किस्म के मॉडल्स हैं जिसमें से हम ऑप्शंस के साथ आएंगे। स्टेट को जो कंफर्ट लगे वो उसको अडॉप्ट कर सकेगा। अच्छा, आपने कहा कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर जुड़ेंगे, लेकिन सर जो पब्लिक हेल्थ केयर है उसकी हालत बहुत खराब है। राज्यों के जो हॉस्पिटल है वो तो फंक्शनल है पर उनका अपडेट नहीं हो पाया है या अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है। तो इस प्रोसेस के लिए भी क्या कोई इवॉल्विंग प्रोसेस? हम लोगों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल तक हम फंडिंग करते हैं। जो अपग्रेडेशन चाहते हैं, जितनी भी अभी अपग्रेडेशन हो रही है वो भारत सरकार के पैसे से हो रही है और भारत सरकार ही उसको कर रही है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। तो वो अपग्रेडेशन तो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे करते हैं? जैसे हम डायलिसिस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो जगह हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, फैसिलिटी प्राइवेट की और पेमेंट हमारी,
डायलिसिस की पेमेंट हम करेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, और लगभग 2 लाख लोगों को अभी तक हम केटर कर सके हैं। 11 लाख से ज्यादा सेशंस हो चुके हैं जो इनको हमने मुफ्त इलाज दिया है डायलिसिस का। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम उनको एंगेज अपने हॉस्पिटल्स में भी करें ताकि हॉस्पिटल्स की ये असल व्यवस्था सुधर सके और उसको हम ठीक कर सकें। एक आखिरी सवाल, जो रूरल एरिया में प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर्स की होती है। मैंने कई ऐसे एम्स देखे जो बन गए, बिल्डिंग खड़ी है, ताले लगे हुए हैं, डॉक्टर्स अगर हैं तो वहां पर इस कैटेगरी के नहीं है कि उसको एम्स का दर्जा लोग दिल में स्वीकार करें। इसीलिए दिल्ली में वो मेरे घर के सामने एम्स है और सफदरजंग हॉस्पिटल है, तो हम देखते हैं कि कैसे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। व्यवस्थाएं बेहतर की गई है, कंप्यूटराइज किया गया है, लेकिन लोग इलिटरेट है। हमारे यहां अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो ऐसे लोगों की हेल्प के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, जहां तक गांव का सवाल है, ये जो हेल्थ स्कीम है, ये स्कीम है टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर, यानी इसमें स्वास्थ्य सुविधा के लिए उसको जिला अस्पताल से ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाज महंगे इलाज होने वाले हैं। इसमें जो कवर होंगे ना, जो लाइफ के दृष्टि से जो आवश्यक होंगी और जो सर्जरीज होंगी, वो सारी तो प्राइमरी हेल्थ केयर पर तो होती नहीं है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इस बात की व्यवस्था करेगा कि ऐसे पेशेंट को वहां तक हेल्थ केयर तक पहुंचाने की या स्ट्रैटेजिक पार्टनर तक पहुंचाने की वो व्यवस्था करेगा। बाकी उसके बाद की जो चिंता है वो स्टेट की हेल्थ फैसिलिटी जो है वो करेगी, क्योंकि ये इसमें बड़े ऑपरेशंस होने वाले हैं, सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं, रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, कीमोथेरेपी है, ये सारे और महंगे इलाज हैं। ये सारे महंगे इलाज तो जिला अस्पताल से ऊपर ही होने वाले हैं, तो उनको वहां तक लाने की व्यवस्था हमारी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करेगा, और उसके बाद हम उसकी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती नड्डा जी, एक ट्रेन चलती है, काफी टाइम से चल रही है, अभी की बात नहीं, कैंसर एक्सप्रेस, जो बठिंडा की तरफ से आती है, और वहां पे कुछ पानी की प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे, तो हम इसको ठीक करने के लिए बठिंडा में ही एक अस्पताल क्यों नहीं खोलते? क्या आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमने बठिंडा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल दिया, यानी उसका शिलान्यास कर दिया, बाउंड्री वॉल बन गई, उसका काम शुरू हो गया है, टेंडरिंग प्रोसेस हो गई है। 3 साल के अंदर एम्स बठिंडा बनकर के तैयार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और उम्मीद करते हैं ये गेम चेंजर हो। आपको लगता है कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ वोट तो पक्के हैं अगले? देखिए, मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं कभी भी चुनाव को ध्यान में रख करके काम नहीं करता, मैं लोगों की तस्वीर बदले इसके लिए काम करते हैं। हम सब लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं कि हम उनकी तस्वीर, भारत की तस्वीर बदलनी चाहिए, और 2022 में हम एक न्यू इंडिया को हम कैसा देखना चाहते हैं, उसके तरफ हम संकल्प के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नड्डा साहब। तो ये थे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, जिन्होंने बताया कि अभी जो निटी-ग्रिटीज है वो बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने खाका पेश किया कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनेंगे हॉस्पिटल्स के, सरकारी अस्पतालों को एम्पावर किया जाएगा, और 5 लाख तक के इलाज की सुविधा 50 करोड़ लोगों को जल्दी ही एक्सटेंड की जाएगी। कब से मिलने लगेगी ये सुविधा? कोई हम उसका डेट तय कर रहे हैं, रोल आउट जिस दिन हम करेंगे बहुत जल्दी हम डेट डिक्लेयर करेंगे। बहुत जल्दी इसकी डेट भी डिक्लेयर होगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना, जिसका नाम लोग दे रहे हैं नमो केयर, उसकी शुरुआत देश में होने जा रही है।